ज़ाहिर है कि हमारे लिए बहुत ही परेशानकुन सूरत हाल आगे पैदा हो चुकी है और मज़ीद करेगा। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जी। वो मुसलसल जिस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अवाम की फ़िक्र तो उनको बिल्कुल नहीं है। हम मुल्क की भी उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। अब हम प्रोग्राम्स में बैठकर तबसरा तो करते हैं, मगर हम ये भी कहते हैं जी वो एक मेज़ पे इकट्ठे हो जाएँ, बात करें मुल्क की खातिर। मगर ये बात जो है आप उनके ज़हनों तक भी पहुँचना, उनके कानों तक पहुँचना क्या ऐसी कोई मुश्किल बात है? मगर उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि उन्होंने बात नहीं करनी है। इस कमज़ोरी का फ़ायदा हमारे अंदरूनी लोग जो होर्डिंग करते हैं, जिनके पास मनी पावर है, जी। अब जो हमारे लोग जो ज़राए पैदावार पे जिनका कब्ज़ा है, वो तो करते ही करते हैं। मगर बैरूनी ताकतों को भी बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि वो हमें नीचा दिखाएँ और ये साबित करें कि ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रियासत है। पूरी रियासत का जो तासुर इस वक़्त पैदा हो रहा है, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तो ये है कि हमारे ऊपर जो पूरी दुनिया का एतमाद है, वो ख़त्म होता जा रहा है। हालाँकि ये एक बिल्कुल हकीकत है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी तरह का डिफ़ॉल्ट करे, मगर हम में खुद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुक्मरान हैं, मराकियात का तबके हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी बातों को सच कर दिखाएँ। बहुत पहले से ये बहस चलती थी कि पाकिस्तान एक वायबल स्टेट नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े मेहनती हैं। उन्होंने अपने मेहनत से साबित किया, बड़े-बड़े हम पे मुश्किल वक़्त रहे, जब हम दहशतगर्दी की ज़द में थे, वहाँ भी लोगों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। हमारे बिज़नेसमैन, हमारे लोगों ने तो पूरी कोशिश की, मगर हमारे ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे कि फिर वो अगर आकर हमें ये कहें कि जी देखिए, आपसे एक तो बुनियादी शर्त तो पूरी नहीं होती कि आप अपना फिस्कल डेफ़िसिट 4% पे ले आएँ या आप अपना प्राइमरी सरप्लस तो ठीक कर लें, जितनी आपकी आमदनी है उसके अंदर तो रहना। अब ये आमदनी के अंदर कौन नहीं रहना चाहता? आप मुझे बताइए। वो कौन थे कि जिनके लिए पूरे मुल्क में जिस बंदे के लिए खिलवाड़ किया उन्होंने, वो कौन थे जिन्होंने रात को अदालतें खुलवाते रहे? वो कौन थे जो ये हीरा तलाश करके ट्वीट करते थे वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ वो तो ज़ुल्म मन तशाओ? वो कौन थे जो कहते थे जब ये हीरा आया तो उन्होंने कहा जी जमहूरियत जीत गई है? डॉक्टर साहब, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ जो है वो कौन थे जिन्होंने एक प्राउडी टाइकून को 2014 में नवाज शरीफ को पैगाम भेजा कि तुम इक़्तिदार छोड़ दो, फिर 2017 में उसको बुलाया और उसके साथ कहा कि हम तुम और मरियम सियासत से बाहर हो जाओ और जिस किसी को दे दो पैनामा भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की तकलीफ दे स्टोरी है। ये इस तरह के कई बुत तराशे गए। एक ज़माने में नवाज शरीफ तराशा गया, फिर वो उससे दिल उचाट हो गया तो किसी और को ले आए, उनसे उचाट हो गया तो किसी और से ले आए। लेकिन जो कोई भी थे, इसका जिम्मेदार जो भी है, मुल्क जिस जगह पहुंच चुका है, ये चंद महीने की कहानी नहीं है, ये चंद साल की कहानी भी नहीं है। ये पिछले 10 साल से एक मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क के खिलाफ जो खिलवाड़ किया गया है। आपने देखा कि स्टेट बैंक ने जब भी कोशिश की है कि शायद हम अपने डिस्काउंट रेट को ऊपर करें तो उससे हमारी इन्फ्लेशन नीचे आए, मगर मसला ये है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन सारी कॉस्ट पुश है। ये उस तरह से जिसको हम क्लासिकल टर्म में कहते हैं कि जो मोर मनी इज चेजिंग फ्यू थिंग्स वाली बात तो है नहीं पाकिस्तान की मईशत में। तो मसला ही सारा ये है कि हमने जानबूझकर, मेरा ख्याल है कि इसको तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, और इस रेट से हुकूमत के जो अपने डेट सर्विसिंग के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, जो फ्यूचर के डेट के मसाइल बढ़ेंगे, जो बैठे बैठाए आज डॉलर डिवैल्यूएशन की है उससे हमारे जो बैरूनी कर्जे बढ़ेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? और ये जो फूड इन्फ्लेशन में तो पाकिस्तान अब हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ों में अगर आप गौर करें तो सप्लाई साइड के बेसिक इश्यूज जो थे वो परसिस्ट करते हैं, और आप कॉस्ट पुश किए चले जा रहे हैं। टैक्सेस बेजा आपने लगाए हैं इस दफ़ा भी, क्योंकि आप जो मैं अर्ज करता हूँ हमेशा कि आप देखें वहाँ 1.7 ट्रिलियन के अब इस साल एक्सपेंडिचर खड़ा है टैक्स का, यानी 1.4 से भी बढ़ गया है। ये वो बढ़ता चला जा रहा है। आप उसके किसी तरह से खत्म करने के मूड में नहीं है, और आवाम पे और बिजनेसेस पे आप उसका बोझ शिफ्ट करना चाहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर आप मजीद टैक्स का रेट बढ़ाएंगे। बेस आपसे नहीं बढ़ती है। आज देख लें
1 मार्च को जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट आई है उसमें फिर एक खौफनाक नंबर में कमी आई है। और प्रोपेगेंडा ये होता है जी टैक्स बेस वसी हो रही है। आप टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, विद होल्डिंग्स किए चले जा रहे हैं, बिजनेस अभी कमा रहे हैं। वैसे बिजनेसेस का आजकल बुरा हाल है, इंपोर्ट आपने बंद की हुई है, कंट्रैक्शनरी पॉलिसी से अब बिल्कुल मईशत का दिवालिया निकल चुका है। एक्सटर्नल फ्रंट पे आपके पास पैसे नहीं है देने को। IMF की शर्तें एक तरफ रखें या ना रखें मुझे दिलचस्पी नहीं, मगर मैं तो अपने मुल्क और अवाम की बात करता हूँ कि उनके फायदे के लिए क्या काम। हुकूमत के लिए IMF को कर्ज की किस्त जारी करने पर राजी करना मुश्किल होता जा रहा है और IMF की जानिब से अहदाफ की तब्दीली पर हुक्काम नाखुश हैं। इन हालात में पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारे से कर्जा हासिल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, ये सवाल अब शिद्दत के साथ उठाया जाने लगा है। और ये सब तमाम कड़ी शराइत पर अमल दरामद हमने कर लिया है। पेट्रोलियम लीवी बढ़ा ली है, GST बढ़ा लिया है, बिजली महंगी कर ली है, तो उसके बावजूद भी बात कोई बनती नज़र नहीं आ रही है। तो क्या वजह है? क्या हुकूमत अहदाफ पूरे नहीं कर पा रही या फिर IMF वाकई अहदाफ तब्दील कर रही है? देखिए, ये बार बार IMF जो है वह अहदाफ तब्दील कर रही है और आप हैरान होंगे कि उनकी जो एक सबसे अहम तरीन बात है MEFP जो है उनकी जो है उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। अच्छा। और वो अहदाफ मुझे लगता है कि बहुत, एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 3.82 रुपये जो हैं ये उसके बिजली के वो टैरिफ जो है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि ये 4 महीने के लिए बढ़ाए जाएँ, जबकि वो कहते ये हैं कि नहीं, इसको मुस्तकिल कर दिया जाए। अब ये उनका वैसे अजीब सी बात लगती है कि 3 महीने के बाद गवर्नमेंट बदल जाएगी, वो नहीं चाहे तो क्या होगा। तो एक एग्रीमेंट में फंसाना चाहते हैं ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट भी आए तब भी वो हो जाए। हाँ। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उसमें इजाफा किया जाए और वो पक्के इसके अंदर है। अब इंटरेस्ट रेट पे हमारे लोग भी उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि बैंक जो है उनके बड़े यार वाले लोग हैं। अच्छा। ये तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के मुताबिक इसको बढ़ाया जाए, ये उसको महंगाई के हिसाब से बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है ये बड़ा है, ये इसको कहते हैं अफगान बॉर्डर के साथ इसको रिलेट किया जाए। अच्छा। इस पर हम शोर समझ ये आज तक ये समझ नहीं कि इसकी क्या रीज़न है कि MEFP ने जो इनको रखा है कि अफगान बॉर्डर के साथ। और उसके साथ साथ उनकी यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में हमें तहरीरी लिख के दें कि कतर आपको लिख के दे कि हम इतने पैसे देंगे, सऊदी अरब लिख के दे इतने पैसे देंगे, UAE लिख के दे। अभी तक पाकिस्तान को 700 मिलियन जो आए हैं वो चाइना से आए हैं और 130 मिलियन चाइना ने कहा हम दे देंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 700 मिलियन आए, 1 अरब भी नहीं हुआ। ठीक है। और सबसे अहम तरीन बात जो है वो कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि ये आप जो है ये इसके टारगेट्स जो हैं वो हम तय करेंगे। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तय करेंगे। ये रोज डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है जिससे मुल्क चल रहा होता है। हर बात है, कभी कभी आप एक्सटेंसिव से आ जाते हैं और उसके साथ साथ आपकी आमदनी थोड़ी होती है, आप फिर लोगों को इस तरीके से अपनी उसको करेंसी को डिवैल्यू सा करके कुछ चलाते हैं। ये वो हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं रखे थे। अब वो आप जाकर, और ये कभी नहीं होता कि आपकी मीटिंग हो जाए और आप उनको कह दें यहाँ अमल दरामद हो जाए फिर चले जाएं ये लोग। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है डील क्यों नहीं हो पा रही और इस गंभीर सूरत हाल में क्या सोल्यूशन है जो निकाला जा सकता है, जो हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, 2 वजह हैं। एक वजह तो ये ज़रूर है कि IMF समझता है कि आप लोग जो वादा किया था करने के लिए और जो इन्होंने कुछ जिक्र किया है 4 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट रेट 2.5% और जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कौन IMF क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2.5 बिलियन रुपया तुम्हारा हर रोज 2.5 अरब रुपया हर रोज तुम्हारा सर्कुलर डेट से बढ़ रहा है। अच्छा। अरे भाई, खुदा के लिए उसको अगर तुम रोक नहीं सकते हो तो पैसे इकट्ठे करो टू पे। वो सर्कुलर डेट में क्या है? चोरी, ट्रांसमिशन लॉसेस, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स, ये 3 चीजें हैं उसमें। मगर आपके सिस्टम ऐसा है, आपने डील ऐसे किए हैं किकबैक्स के लिए कि आप अभी फंस गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप निकल भी नहीं सकते उससे। दूसरी बात यह है कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने सिग्नल किया है IMF को, उन्होंने कहा है कि देखिए ठीक है, आप एक ट्रांच देना चाहते हैं, हाँ दें, ग्रीन लाइट सब उनको मिल जाएगा सबको कि आप लैंड कर सकते हैं, मगर प्लीज
थोड़ा सा पता करें इन ग्रेटर डिटेल विद ग्रेटर सर्टेनिटी कि हम लोगों को अपने पैसे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो ये IMF जो है वो हमें पूछ रहा है और खुद IMF कंडीशंस को अब वेरी कर रही है। जैसे इन्होंने कहा बॉर्डर रेट 290 है, बॉर्डर रेट डॉलर का आज। वो कहते हैं जो बॉर्डर को मिलता है उसको रखें और रिटन अश्योरेंसेस आप अपने दोस्तों से लाएं कि हम कम से कम उससे फिर पता चलेगा कि उनको कुछ एतराज नहीं है कि हम रिज्यूम कर रहे हैं आपके साथ ट्रांस। मगर देखिए बात ये है, ये तो ठीक है, ये तो उनके बहाने हैं, मगर ये उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा, हमने कहा, हम लोग कहते हैं IMF को, जैसे लिखा हुआ है आज, तुम गोल्ड पोस्ट को हटा रहे हो, हर वक्त कुछ और डाल रहे हो, हर वक्त कुछ तुम कहते हो इंक्रीज द रेट्स। अब बात असल ये है, हम कह रहे हैं कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रेट्स और कह सकते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद ये रेट्स होंगे, इसलिए IMF चाहता है। नहीं, IMF नहीं कर सकता, ये हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, ये कैबिनेट डिसीजन होता है। हम आज नहीं बैठ के कह सकते हैं कि कैबिनेट डिसीजन क्या होगा। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है, अब हमें शक आने लग गया है। शक क्या आ रहा है? ये 1998 पे लोग कहते थे कि हमारे साथ जब अमेरिकनों ने सैंक्शन लगाया था और पैसे इमदाद खत्म, वो उसलिए था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। इस बात वो कहते हैं उनको फिक्र है हमारे मिसाइल्स के ऊपर। और हम ये भी कह रहे हैं और डायरेक्टली कह रहे हैं, शायद पता नहीं कहना नहीं चाहिए, माने कि हमारे जो निगोशिएटर्स हैं वो जब ब्रीफ करते हैं प्रेस को, उन्होंने ये भी कहा कि यार देखो तो ये IMF को वो कहते हैं अमीर से पैसे लो, मगर एक्चुअली वो चाहते हैं कि बैंक्स बच जाएं, फ्लड लेवी जो अमीर आदमी उस पे ना लगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे गरीबों पे। तो ये सब बातें हैं जो हमें सोचना चाहिए कि यार व्हाट इज आवर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी हमारा ये है कि वी कम बैक अंडर द प्रोग्राम। तो डोंट ऐसे चीजें ना करें। ये दार लाइक स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर आप कहते हैं अगर भी सच है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर भी सच है तो आपको डिफिकल्टी आएगी ना, उनका तो कुछ नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। और ये साहब 1998 वाली सूरत हाल, जैसे कि हिलाली साहब ने कहा, आपको भी लगता है कि यही पैदा हो रही है? और क्या पाकिस्तान को उसके एटमी या मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मुआशी लिहाज से दीवार से लगाया जा रहा है? देखिए 1998 में पाकिस्तान एक हीरो बन के उठा था और पाकिस्तान की जिस तरह अरब ममालिक ने मदद की थी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि समझते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना है। और आप हैरान होंगे, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान का एक शोरा हुआ था। और हम सर्वाइव कर गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की, बहुत सारे लोग। और 1998 की सूरत आप खुद कैसी थी कि आप खुद सोचें कि मुल्ला अमर की गवर्नमेंट थी और मुल्ला अमर की गवर्नमेंट अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें इजाज़त थी, हमने उसको तस्लीम किया हुआ था, सऊदी अरब ने तस्लीम किया था, UAE ने तस्लीम किया था, हमारी एक हैसियत थी। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैलेंस क्रिएट हुआ था पहली दफ़ा पूरे रीजन के अंदर इंडिया के मुकाबले पे हमारा, तो वो बिल्कुल सूरत हाल और थी। आज तो उनको पता है कि हम इनको कैसे स्क्वीज कर सकते हैं। आज 40 साल में हमको पाकिस्तान को एक बहुत फजूल तरीन मकाम पे कर, हमारी हालत, आज मैंने एक बयान सुना है और मैं कांप गया हूँ। अच्छा। यानी हमारा सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है वो कहता है कि तापी गैस फील्ड से हम लाइन नहीं ला सकते क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं है। यानी आप सोचें 20 साल में अफगानिस्तान में जंग रही है, तुम तापी गैस फील्ड जो थी उससे लाइन बिछाने के ऊपर पूरे प्रोजेक्ट बनाए बैठे थे, करोड़ों रुपया खर्च किया था सिर्फ अमेरिका के कहने के ऊपर। ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने देख रहे होंगे। मैंने हमेशा जीतने वाले घोड़े पे ही पैसे लगाए भाई। नहीं, मैं मतलब जुबानी खेलता। मेरा कहने का मकसद ये है कि उसकी तरफ ही गया हूँ जो वक्त पे जिसकी गुड्डी उड़ रही हो। तो देखें अभी हालात थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि बंदे को ज़रा बदलना पड़ेगा अपने स्टांस को। एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि सियासी हकीकतें सामने रखते हुए इलेक्शंस की तारीख का आ जाना हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, यानी कि नॉन लीग लीड करती हुई है जो PDM की गवर्नमेंट, इनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और वो सेटबैक लगना नहीं चाहिए था। अगर आप मेरी बातें देखें, प्रोग्राम के अंदर हमारा सियासी प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम मईशत के बारे में डिस्कस करता है,
या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिस्कशन ज़्यादा करते हैं हम। और मैं काफ़ी अरसे से एक ही बात कह रहा था कि इससे कबल के आपको कहा जाए आप पहले ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें। अब क्या है, कंपल्शन हो गई। कंपल्शन के नतीजे में होगा क्या, मैं आपको आउटकम अभी बता देता हूँ। मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ इशारा दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। मुझे पता है कि पंजाब के अंदर अक्सरियत किसकी है, मुझे यह भी पता है कि केपीके के अंदर अक्सरियत किस सियासी जमात की। मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ गए। ये हुकूमत के लिए एक सेटबैक है, इसलिए जब भी कदम लिया जाए सोच के लिया जाए, अपने एडवांटेज में लिया जाए। नेपोलियन बादशाह बड़ा मशहूर है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रेटजीज़ को कोट किया जाता है। उसकी एक बहुत मशहूर कहावत है कि वो जंग लड़नी नहीं चाहिए जिसके जीत के नतीजे में आपको मिले ही कुछ ना, ऐसी जंग लड़ो ही नहीं। इसीलिए वो सिर्फ ऐसी ही जंगें लड़ता था जिनके नतीजे में उसे कुछ मिलता था। लेकिन हमारे यहाँ हम ऐसी सियासी जंगें लड़ रहे हैं जिनके नतीजे में हमें मिलना कुछ नहीं। यही चीज़ें मैं तहरीक इंसाफ को भी सिखाता रहा, बताता रहा, समझाता रहा। अभी भी मैं इनको तहरीक इंसाफ वालों को कहता हूँ कि ये जेल भरो तहरीक टाइम का ज़िया है, इसको छोड़ो यार, टाइम वेस्टेज है ये। पता नहीं कौन ये चीज़ें डाल देता है इनके जहन के अंदर, फिर वो उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। बड़ा कोई फ्रांस की तारीख पढ़ के आ जाते हैं तो कहते हैं हम जेल भरो। ये नहीं चलता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, नंबर 1। नंबर 2, स्टेटस को, हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है, इसी के साथ गुजारा करना। बिल्कुल जैसे लड़की को कहते हैं ना, बेटा तेरी शादी की है, अब तेरी मैयत ही आए, तेरी डोली में तुझे भेजा है, तो ये स्टेटस को वाला मुल्क है। यहाँ पे चल सो चल वाला सिस्टम है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी अथॉरिटी एक टाइम के ऊपर। और तीसरा रूल वो है JJUN पार्टी, जो कि मेरी पार्टी है, जेड़ा जिते उदे नाल। तो आप अगर इस फार्मूले पर काम करेंगे, A1 परफेक्ट आपने चलना है। इदारों के साथ झगड़ा नहीं, इदारों के साथ फर्स्ट क्लास चलें। आप जो भी, आप जिस भी सियासी जमात से आप चल जाएंगे इस मुल्क में। नाज़रीन, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। मौज़ूआत की तो लंबी फहरिस्त लेकर बैठा था कि आज इनसे ये IMF और मोदी वाली बात करूँगा, लेकिन जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा अब आगे जाकर हम देखेंगे कि मुझे महसूस होता है कि मईशत को कहते हैं ना कि आधी मत तो हालात ने मार दी, आधी मत जो है वो ये अब सियासत मार देगी। तो बात यह है कि शुजात मुबारक साहब, आप देख रहे हैं, मनाजिर भी देख रहे हैं टीवी के ऊपर, और आप देख रहे हैं कि PTI तो रिजॉइस कर रही है, ताम हुकूमत जो है वो बिल्कुल अब डिफेंसिव पे चली गई है। अब फिर वही डेडलॉक सूरत हाल पे आ गई, तो फिर मईशत गैर यकीनी बेयकीनी का सामना करेगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अली भाई, सूरत हाल ये है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए और जो दूसरे चैनल्स हैं वहाँ पे भी आप देखें कि हमारा फोकस अभी मोस्ट ऑफ द टाइम है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जबकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं कि मेरा ख्याल ये है कि मईशत के अलावा कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली आप प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं, हमारे सियासतदानों की भी, वज़ीर आज़म से लेके सारे मिनिस्टर्स, कोर्ट का डिसीजन और इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इसी चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि हर एक जो गुजरता हुआ घंटा है या हर एक गुजरते हुए दिन के साथ एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।